हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम रैपिड रिवीजन करने जा रहे हैं हम। आई होप आपको बची हुई रैपिड रिवीजन जो भी हमने की है अब तक वो बहुत अच्छी लग रही होगी। बहुत सारे बच्चों के रेस्पॉन्सेज भी आ रहे हैं कि मैम फटाफट से रिवाइज करा दिया आपने, तो इतना तो सोचा नहीं था। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों जब ऐसा लगता है कि आपको मैं कहीं ना कहीं बेनिफिट दे पाई लर्निंग में, आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में कहीं ना कहीं ये चैनल बेनिफिट दे पा रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताना जरूर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इन नोट्स में या फिर आपको कुछ और चाहिए हो। ठीक है, तो कम्युनिकेट करते रहा करो, अच्छा लगता है ना। नहीं तो वन वे कम्युनिकेशन लगता है एक फोन के आगे बस रिकॉर्डिंग करना, है ना। तो इतने सारे बच्चे हैं जो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मेरी वीडियो से हेल्प ले पा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट करते रहा करो ताकि मुझे पता चलता रहे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इस बार हम एंडोक्राइन रिवाइज कर रहे हैं। देखो मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ क्योंकि आप लोग के एग्जाम आए हुए हैं सर पे, तो इसलिए फटाफट से रैपिड रिवीजन निकाली है मैंने सारी। तो आज हम देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत डीप नहीं जाएंगे। किसी की सेपरेट वीडियो चाहिए हो तो वो मैं बाद में अपलोड कर सकती हूँ, अभी तो आपके एग्जाम आ चुके हैं। अभी के लिए हम टारगेट करेंगे कि एग्जाम में आता है तो क्या लिखें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के यहाँ पे कवर्ड हों, ये हमारा टारगेट रहेगा, है ना। और किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। ओके, तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन कम्युनिकेशन आपने देखा होगा कि बेसिकली कोई सेल है जो हार्मोन सिंथेसाइज करता है अपने अंदर और वो वेसिकल की फॉर्म में पैक हो जाता है, फिर वो एक्सोसाइटोसिस होकर रिलीज होता है, रिलीज होके वो जाता है ब्लड में और ब्लड से सर्कुलेट होके वो जाता है टारगेट सेल में और बाइंड करता है कुछ रिसेप्टर्स पे। रिसेप्टर जो है सरफेस पे भी हो सकते हैं और अंदर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आप रिस्पेक्टिव हार्मोन जब करेंगे तो हम सिग्नल ट्रांसडक्शन ये देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, और टारगेट सेल पे जाके वो क्या क्या करेगा। बट अल्टीमेट जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ये है कि इस तरह से रिलीज होगा, ब्लड में जाएगा, टारगेट सेल के ऊपर जाके या तो किसी सेल को ओपन या क्लोज करके फंक्शन करेगा या फिर कोई प्रोटीन बनाएगा, फैट्स तोड़ेगा, ग्लूकोज बनाएगा, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो फंक्शन जो है वो हम सेपरेटली हर हार्मोन का करेंगे। ठीक है, जो सिंथेसाइज होता है उसे हम बोलते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स जो कि होते हैं केमिकल मैसेंजर्स रिलीज्ड बाय डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, अभी हार्मोन तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, या तो स्मॉल अमाइनो एसिड्स या स्टीरॉइड्स या फिर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड्स। अब अमाइनो एसिड की फॉर्म में होता है थायराइड और कैटाकोलामिन, राइट। स्टीरॉइड होते हैं हमारे कोर्टिसोल, बेसिकली एड्रेनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट हुए वो हार्मोन कोर्टिसोल, और ये होता है एल्डोस्टेरोन। और हमारे जो एंड्रोजन्स सीक्रेट होते हैं जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब बचे हुए जितने हार्मोन आप सुनोगे सारे के सारे आते हैं इस कैटेगरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पैराथायराइड। ठीक है, अच्छा बच्चों, हार्मोन का रेगुलेशन अगर आता है तो आप फीडबैक ही बताएंगे। मोस्टली हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब अगर मान लो जनरल फिजियोलॉजी का आपका होम्योस्टेसिस क्वेश्चन आ गया, है ना, होम्योस्टेसिस आ गया तो भी आपको ये दोनों लिखने हैं, या फिर सिर्फ नेगेटिव फीडबैक आ गया तो भी यही लिखना है ना, या फिर पॉजिटिव फीडबैक आ गया तो भी यही लिखना है। तो ये फीडबैक जो है हार्मोन सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमेशा फीडबैक मैकेनिज्म का। तो जो जनरल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है या फिर एंडोक्राइन में रेगुलेशन पूछा है तो इसीलिए करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम किस तरीके से लिखेंगे ये देखो। फॉर एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक, तो हमें पता है नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि किसी हार्मोन के बढ़ जाने से ज्यादा जब सीक्रेट होगा तो वो अल्टीमेटली जाके रिस्पेक्टिव ऑर्गन्स पे जो है सिंथेसिस या सिक्रेशन कम करेगा, यही है ना नेगेटिव फीडबैक। तो अल्टीमेटली जैसे हाइपोथैलेमस है वो कुछ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा जो एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच रिलीज करेगी जिसके रिस्पॉन्स में थायराइड ग्लैंड थायराइड बनाएगी, राइट। अब थायराइड जैसे ही ज्यादा बनता है वो पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करेगा और थायराइड को भी इनहिबिट करेगा, राइट। तो इसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। हार्मोन अपने आप ही अपना प्रोडक्शन स्टॉप कर रहा है ताकि रेगुलेट रहे, बहुत ज्यादा एक्सेस में ना बने, राइट। पॉजिटिव फीडबैक क्या है? फॉर एग्जांपल पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के टाइम बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स को स्ट्रेच करता है ना। चाइल्ड बर्थ के टाइम सर्विक्स के अंदर बेबी का हेड होता है, तो जैसे ही वो सर्विक्स में आएगा वो सर्विक्स को स्ट्रेच करेगा, जैसे ही स्ट्रेच होगा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाएगा और
ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा। अब जितना यूट्रस है ऊपर और नीचे सर्विक्स है जहां हेड है, जितना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे उतना ही सर्विक्स ज्यादा स्ट्रेच होगा। तो अल्टीमेटली सर्विक्स ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है जिसकी वजह से फिर से ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। तो ये एक लूप बन जाता है पॉजिटिव फीडबैक का, है ना। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल। एक्शन पोटेंशियल भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। एक सोडियम चैनल ओपन होता है तो वो हजारों को ओपन कर देता है। जैसे थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ मेम्ब्रेन गई, बहुत सारे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। बट हार्मोन में आप वो नहीं लिखेंगे, राइट। अच्छा, अगर कभी कभी ना एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई हार्मोन रेगुलेशन में, तो रोल ऑफ हाइपोथैलेमस हमेशा होता है। तो जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है उसका हमेशा एक रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जीएच ग्रोथ हार्मोन है ना, तो ग्रोथ हार्मोन के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है, जिसके रेस्पॉन्स में पिट्यूटरी जो है वो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करती है। इसके लिए इनहिबिटिंग भी है। ओके, ऐसे ही थायराइड के लिए अभी अभी हमने जाना था, ठीक है। ऐसे ही हमारा एसीटीएच कोर्टिसोल सिक्रेशन के लिए एसीटीएच और ये हमारा सीआरएच होता है, ठीक है। ऐसे ही जीएनआरएच होता है हमारा एलएचएफएसएच के लिए, ठीक है। और प्रोलैक्टिन के लिए रिलीजिंग और इनहिबिटिंग दोनों हार्मोन होते हैं। प्रोलैक्टिन हमारी ब्रेस्ट को डेवलप कराता है। तो बेसिकली ये है ओवरव्यू ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम कि हाइपोथैलेमस किस तरीके से सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन अगर आ जाए तो आप उठा के क्या करेंगे, जिस विंग का रेगुलेशन पूछा है आप बस ये डाल देंगे और वो वाली विंग एक्सप्लेन कर देंगे। तो बहुत ही आसान है बच्चों, टेंशन नहीं लेनी। ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन दो चीजों का इनहिबिशन फीडबैक भी होता है, ठीक है। तो चलो अब फटाफट से शुरू कर देते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कभी कभी आ जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पी शेप की ग्लैंड होती है जो कि रेस्ट करती है हाइपोफेजियल फोसा ऑफ स्फीनोइड बोन एंड इट सराउंड्स द सेला टर्सिका, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा ये चीज, बट आपको पता होना चाहिए। 3 लोब होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट। एंटीरियर लोब में 3 पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, हमें बहुत ज्यादा एनाटॉमिकल डिटेल्स की बजाय ये यही देख लेते हैं हम कि ये हमारी जो मेन बॉडी पार्ट है दैट इज पार्स डिस्टालिस, ठीक है। पार्स ट्यूबरालिस है ये, और बीच वाली पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया ये वाली जो ये डार्क कर रखी है मैंने रेड कलर से, ठीक है। अब ये है पीछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। इसको बोलते हैं इनफंडिबुलर स्टेम, और ये होती है मीडियन एमिनेंस, और ये ऊपर का पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ से तो पोर्टल सर्कुलेशन से एंटीरियर पिट्यूटरी तक हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में, ठीक है, जो कि जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व्स जा रही होती हैं, न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली और प्योर करते हैं यहाँ पे सिक्रेशन। तो बनाता तो हाइपोथैलेमस है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन को, और बस स्टोर के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, बाद में रिलीज हो रहे होते हैं। बस इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ सेल्स होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है सोमैटोट्रोप्स जो कि जीएच सिक्रेट करते हैं, मैमोट्रोप प्रोलैक्टिन सिक्रेट करते हैं, कोर्टिकोट्रोप्स एसीटीएच, गोनाडोट्रोप्स गोनाडोट्रोफिन्स एलएचएफएसएच, थायरोट्रोप थायराइड हार्मोन, ठीक है, टीएसएच, ओके। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारे सिक्रेट होते हैं 2 न्यूक्लियस हैं हाइपोथैलेमस के, सुप्राऑप्टिक या पैरावेंट्रिकुलर। इन दोनों न्यूक्लियस से सिक्रेट होते हैं हमारे ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ठीक है। अब ये जो है पिट्यूटरी में आके स्टोर हो रहे होते हैं और जब भी चाहिए होते हैं ये सिक्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब आती है काम की चीज, फर्स्ट ग्रोथ हार्मोन। अब ये देखो बच्चों, आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन हम क्या लिखेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन भी बोलते हैं इसको। These are called somatotropins secreted by somatotropes, right? Okay. Synthesis, ये 191 amino acid protein hormones, molecular weight 21500, synthesized as prohormone. हर हार्मोन मोस्टली एक प्रो हार्मोन सिक्रेट पहले प्रो हार्मोन की फॉर्म में सिक्रेट होता है, ठीक है। सिक्रेशन इसका पल्सेटाइल होता है और मैक्सिमम होता है 1 to 2 आवर आफ्टर डीप स्लीप। तो पल्सेटाइल है, ये भी सर्केडियन रिदम फॉलो करता है ये भी, ठीक है। चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है क्योंकि ज्यादा चाहिए ग्रोथ के लिए, राइट, ठीक है। डेली जीएच आउटपुट जो है वो 0.221 mg पर डे होता है, और हाफ लाइफ ग्रोथ हार्मोन की अगर सिक्रेट हो जाए तो 6 to 20 मिनट होते हैं, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन हमें पता है कि हाइपोथैलेमस करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और जीएच को सिक्रेट कराता है हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से, ओके। जो जीएच आगे जाके ब्लड में
टारगेट ऑर्गन्स में जाके फंक्शन कर रहा होता है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स का जो है सिंथेसिस, ओके, और फंक्शन मोस्टली ये पूछे जाते हैं। तो जीएच जो है, जीएच जैसे ही बढ़ेगा जीएच आईएच रिलीज हो जाएगा और वो एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे। ओके, अब स्टिमुलस क्या है? ग्रोथ हार्मोन कब चाहिए हमें? स्टिमुलस जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, जब फास्टिंग में हो हम, जब अमाइनो एसिड्स ज्यादा हो या फैटी एसिड कम हो, जब एक्सरसाइज करें या फिर कोई स्ट्रेस हो, इन स्टिमुलस जो हैं जब भी प्रेजेंट होंगे ये स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को जीएचआरएच सीक्रेट करने के लिए, वो अल्टीमेटली ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराएगा। ओके, तो बेसिकली जीएच जब सीक्रेट होता है वो एक्ट करता है जीएच रिसेप्टर्स पे और अल्टीमेटली जैक-स्टेट पाथवे से प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जैक-स्टेट पाथवे कुछ नहीं होता, इसमें प्रोटीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लीवर के ऊपर देख लेते हैं, जीएच जो है एक रिसेप्टर पे विच इज कॉल्ड जीएच रिसेप्टर, उस पे एक्ट किया, उसने जैक प्रोटीन बनाया, उसने स्टेट प्रोटीन बनाया अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसीलिए उसे जैक-स्टेट पाथवे बोलते हैं। तो वो जाके बेसिकली अल्टीमेटली हमारा एमआरएनए सिंथेसिस कराएगा और अल्टीमेटली कोई प्रोटीन बनेगा। अब यहाँ पे जीएच के रेस्पॉन्स में जो प्रोटीन बनता है वो होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1, ठीक है, जिसे सोमेटोमीडियंस भी बोलते हैं। अब ये जो IGF है ये बहुत अच्छा रोल प्लेयर है जो एंटर करेगा ब्लड में, राइट। ये तो हो गया। अब IGF के फंक्शन हम देखेंगे क्या क्या करेगा। अभी के लिए जस्ट अज्यूम करो कि IGF बना दिया GH ने। ओके, चलो अब ये तो हो गया हमारा लीवर पे। एडिपोसाइट पे क्या करेगा? ये एडिपोज टिश्यू पे, एडिपोसाइट पे जीएच जो है जब भी एक्ट करेगा ये बेसिकली एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज HSL इसे बनाएगा, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब नाम से दिख ही रहा है ये क्या करने वाला है, तो ये ग्लूकोज जो है इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, लाइपेज है फैट को तोड़ेगा और ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा देगा। तो यानी जीएच जो है, जीएच सिक्रेशन से हमारी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज होती है। इसीलिए कब सिक्रेट होगा वो? जब ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए तब वो स्टिमुलस की तरह एक्ट करेगा और अल्टीमेट हमारा प्रोडक्ट क्या है? इंक्रीज इन ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलो अब फंक्शंस देख लेते हैं फटाफट से। सो कार्बोहाइड्रेट पे क्या करेगा? इट एंटागोनाइज इंसुलिन, इंसुलिन हमारी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को कम करती है, ये सबको पता होता है। तो इसका उल्टा है ये जीएच। ओके, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये ग्लूकोज को बढ़ाता है, ठीक है, इसीलिए उसे बोलते हैं डायबिटोजेनिक। अब ग्लूकोज बढ़ाएगा, लीवर से भी रिलीज बढ़ाएगा, ठीक है, और यूज जो है वो कम कर देगा। एंड इंसुलिन वही कर रहा होता है ना, सेल्स में यूज बढ़ा देता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफर कराता है ताकि ग्लूकोज जो है प्लाज्मा में कम हो, राइट। फैट्स को लाइपोलिसिस करेगा, है ना, ग्लूकोज बढ़ाना है तो लिपिड को तोड़ेगा, अभी अभी पढ़ा हमने। प्रोटीन्स जो है यहाँ पे, जब भी प्रोटीन अमाइनो एसिड बढ़ते हैं तो जीएच सीक्रेट होता है ताकि उन अमाइनो एसिड का यूज होकर प्रोटीन बन सके, है ना, तभी तो वो ग्रोथ कराएगा ना, ग्रोथ हार्मोन। तो आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कराएगा तो अमाइनो एसिड को कम कराएगा वो, यानी जब भी ज्यादा अमाइनो एसिड होंगी तब सीक्रेट करेगा। तो समझ रहे हो आप, जो स्टिमुलस है वो आपको रटने नहीं है, यहाँ समझोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। ओके, अब लीवर पे जो है वो ग्लूकोज सिंथेसिस करा रहा है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, है ना, और आईजीएफ का बना रहा है ना। अब आईजीएफ क्या करेगा वो देख लो एक बार। आईजीएफ जब ब्लड में जाएगा तो वो जब भी अमाइनो एसिड बढ़ती हैं वो उससे क्या करता है? मसल सिंथेसिस कराता है, मसल में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा जिसकी वजह से मसल ग्रोथ को बढ़ाता है आईजीएफ। ओके, समझ आया? सेकेंड थिंग क्या करेगा? बोन्स के ऊपर एक्ट करेगा, यहाँ पे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोन्स पे एक्ट करेगा और वो इंक्रीज कर देगा ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को और ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को और कोलेजन सिंथेसिस बढ़ा देगा, ठीक है। उल्टा दूसरा कार्टिलेज के ऊपर जाके वो कनेक्टिव टिश्यू को बढ़ा देगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट को बढ़ा देगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट की सिंथेसिस को बढ़ा देगा, मतलब डिफरेंशिएशन को बढ़ा देगा बोन्स की, इंटरस्टिशियम ज्यादा बनेगा, कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेल्स भी और कनेक्टिव टिश्यू भी दोनों की ग्रोथ को बढ़ा के वो करता है बोन ग्रोथ। तो बोन और मसल ग्रोथ हो गई, राइट, तो इसीलिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। एडिपोज टिश्यू पे लाइपोलिसिस हमने देख लिया, वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज अभी अभी बढ़ा रहा था, राइट, ठीक है। मसल्स की ग्रोथ कराएगा वो हमने देख ही लिया, और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, इट मिमिक्स द प्रोलैक्टिन एक्शन। तो समझ आ गया, बस यही थे जीएच के फंक्शन। कॉन्सेप्ट याद रखो, याद रहेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, जीएच का अप्लाइड एस्पेक्ट देख लेते हैं। अब जीएच जो है हाइपर सिक्रेशन पूछा जाता है मोस्टली,
तो अगर बिफोर एपिफाइजियल क्लोजर होगा या आफ्टर एपिफाइजियल क्लोजर होगा, वो डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, जब बिफोर एपिफाइजियल क्लोजर होगा तो यानी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो रेशियो वाइज इक्वल बढ़ेगी, है ना। तो सारा कनेक्टिव टिश्यू भी बढ़ेगा, प्रोलिफरेशन और मैचुरेशन और डीएनए सिंथेसिस भी बढ़ेगा। लेकिन आफ्टर एपिफाइजियल क्लोजर की बात करें तो कोई चेंज नहीं होगा लेंथ में, क्योंकि एपिफाइजिल्स तो क्लोज हो चुकी। समझ रहे हो आप, जो शेफ्ट होती है, शेफ्ट और कॉर्नर का जो बोन का पोर्शन होता है एपिफाइजिल्स, ठीक है, एंड पॉइंट की तरफ, वो ग्रोइंग एरिया बस वही होता है। जब वो क्लोज हो गई तो फिर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, फिर लेंथ नहीं बढ़ेगी, फिर बोन की सिर्फ थिकनेस बढ़ सकती है। ठीक है, तो जब बिफोर एपिफाइजियल क्लोजर से पहले अगर जीएच हाइपर सिक्रेशन है तो सब कुछ बड़ा होगा इक्वल प्रोपोर्शन में, उसे बोलते हैं गिगेंटिज्म। लेकिन अगर आफ्टर एपिफाइजियल क्लोजर है तो एबनॉर्मल प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, है ना, क्योंकि लेंथ तो बढ़ नहीं सकती, इसीलिए उसे बोलते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है, अब कभी कभी एक्रोमेगैली भी आ जाता है या दोनों भी आ सकते हैं, हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच भी आ सकता है। ओके, तो इसमें होगा क्या, गिगेंटिज्म बोलेंगे, इसमें ग्रोथ होगी, लेंथ ऑफ बोन सब बढ़ेगा, एक्सेस ग्रोथ होगी, बॉडी साइज बढ़ेगा और प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। ठीक है, बहुत लार्ज होंगे आर्म्स। ठीक है, इसमें क्रेनियल नर्व पैल्सिस भी मिल सकते हैं और विजुअल डिफेक्ट भी मिल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एक्रोमेगैली जो है प्रोपोर्शनेट तो होना नहीं, क्योंकि लेंथ तो हो चुकी पहले ही कंप्लीट जितनी होनी थी। इसमें जो सिम्टम आएंगे वो होंगे गोरिल्ला फेस, एक्सट्रीमिटी लंबी दिखेंगी, क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनेट नहीं है, प्रोट्रूडेड जॉ, ठीक है, एक्रोमेगैली फेस, लिप्स बड़े दिखेंगे, कोर्स फेस फीचर, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है, हाइपरट्रोफी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड गायनेकोमेस्टिया। तो ये होंगे एक्रोमेगैली के फीचर। तो ध्यान रखना, आपको क्लिनिकल क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है तो एक्रोमेगैली है ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच। कभी कभी पूछ लिया जाता है, हाइपोसिक्रेशन तो नहीं आता क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि पिट्यूटरी ड्वार्फ और थायराइड ड्वार्फ में डिफरेंस बताओ। तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ जीएच अगर होता है तो देखो, पिट्यूटरी ड्वार्फ क्या होता है, पिट्यूटरी ड्वार्फ होता है जब हमारी पिट्यूटरी जीएच ना बना पाई, ठीक है, पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से। ठीक है, लेकिन थायराइड ड्वार्फ होता है जब हाइपोथायरॉइडिज्म हो रहा हो, यानी थायराइड हार्मोन कम है, जीएच नहीं। तो ये हाइपो सिक्रेशन में सिर्फ आपको ये लिखना है, लेकिन ये मैं जानबूझ के बता रही हूँ, ये इसकी हेडिंग के अंडर नहीं आएगा, इस ड्वार्फिज्म के अंडर आता है। ठीक है, जो थायराइड ड्वार्फ होता है उसे क्रेटिनिज्म भी बोलते हैं, बाय बर्थ जो है थायराइड कम हो। ओके जी, चलो साइन सिम्टम में डिफरेंस आपको आने चाहिए। बेसिकली ये भी कुछ ऐसा ही है, पिट्यूटरी की वजह से शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, स्मॉल पार्ट्स होंगे लेकिन प्रोपोर्शनेटली स्मॉल होगा सब कुछ, मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं होगा, बट यहाँ थायराइड की वजह से सब होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, डेवलपमेंट माइलस्टोन नहीं होंगे अच्छे से डेवलप, प्रोट्रूडेड टंग, फ्लैट नोज, लार्ज हेड, पफी आईज, शॉर्ट स्टेचर, और यहाँ प्रोपोर्शनेटली नहीं होगा, सेक्सुअल इमेच्योरिटी होगी। ठीक है, तो ये हो गया जीएच। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन आता है थायराइड हार्मोन। अब ये 100% आना चाहिए, देखो जीएच फिर भी कम पूछा जाता है, राइट। तो चलो फटाफट से देखते हैं। सिचुएटेड एट रूट ऑफ नेक ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, 2 लोब्स कनेक्टेड बाय इस्थमस 20 to 40 ग्राम, फोलिकल सेल्स होते हैं इसके अंदर, लोकेटेड अराउंड द कैविटी हैविंग थायरोग्लोबुलिन। अब देख रहे हो आप, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, इसको हम जूम्ड व्यू देखें तो इस तरीके से सेल्स होते हैं और सेंटर में जो है वो कैविटी होती है। ठीक है, इसी में थायरोग्लोबुलिन सिक्रेटेड होता है। ठीक है, कोलोइड हैविंग थायरोग्लोबुलिन। ओके, समझ आया। अब साइड में पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं जो कि कैल्सिटोनिन सिक्रेट करते हैं। ओके, और इसमें थायराइड हार्मोन जो है वो 90% T4 होता है और 10% T3 होता है, और पोटेंसी T3 की जो है 4 टाइम्स ज्यादा होती है। ओके ओके, अब जब भी बीएमआर कम होगा या लेप्टिन कम होगा, थायराइड सिक्रेशन स्टिमुलेट होगा। अब देखो स्टेप्स क्या हैं, ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये अगर रेगुलेशन आता है थायराइड हार्मोन का तो भी यही लिखेंगे कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। अब ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे और रिलीज कराएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी यही करना है, जैसा उसका नाम है, स्टिमुलेट करना है थायराइड को, राइट। थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और T3 T4 सिक्रेट कराएगा। अब अल्टीमेटली वो नेगेटिव फीडबैक से इन दोनों को इनहिबिट करेगा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। हमें देखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड।
अब थायराइड सिंथेसिस जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा थायराइड में। ये पूछा जाता है हमेशा कि कैसे बनता है थायराइड, बेसिकली बताओ। तो हमें पता है थायराइड किसके रिस्पॉन्स में बनेगा, टीएसएच के रिस्पॉन्स में। तो टीएसएच जो है, टीएसएच हमारा बाइंड करेगा, एक बाहर ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, जी प्रोटीन टाइप, ठीक है, और अल्टीमेटली जीटीपी से जीडीपी कन्वर्ट करा के एक साइक्लिक एमपी बनवाएगा, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज होगा यहाँ पे और साइक्लिक एमपी बन जाएगा। अब साइक्लिक एमपी से स्टार्ट होंगी प्रोसेस ऑफ थायराइड सिंथेसिस। मैंने कहा ना कि यही प्रोसेस चल रही होती है, सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन से आगे कुछ बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो यहाँ बन रहा है थायराइड। अब हमें इस प्रोसेस के बीच का सारा स्टेप्स देखने हैं जो कि पूछे जाते हैं हमेशा। तो स्टेप्स क्या है वो देख लेते हैं। स्टेप्स हैं, पहले बनेगा थायरोग्लोबुलिन, फिर होगा आयोडीन ट्रैपिंग, थर्ड होगा I2 यानी आयोडीन फॉर्मेशन, ठीक है, फिर होगा आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, और लास्ट में कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये स्पेशली पूछे जाते हैं, कभी कभी सिर्फ आयोडीन ट्रैपिंग आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो हम फटाफट से देख लेते हैं होता क्या है। तो पहला स्टेप है थायरोग्लोबुलिन। तो अल्टीमेटली जो ये हमारे थायराइड सेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे थायरोग्लोबुलिन बनाते हैं अंदर, उन्हीं को वेसिकल बना के, और अल्टीमेटली वो रिलीज हो जाता है थायरोग्लोबुलिन कोलॉइड में। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सेपरेटली पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप है हमारा आयोडीन ट्रैपिंग। अब आयोडीन ट्रैपिंग कैसे होता है? आयोडीन ट्रैपिंग हमारे पास सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है, जिससे ब्लड से आयोडाइड और सोडियम दोनों इकट्ठे ट्रेवल होते हैं। सोडियम को दोबारा वापस भेजने के लिए यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट होता है। ओके, तो सोडियम और आयोडाइड आ गए सेल के अंदर। अब ये लिखेंगे कैसे अगर एग्जाम में आ जाता है? तो सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर help in movement of sodium and iodide into follicle cell. Sodium potassium ATP is also available for sodium efflux from cell to blood again. ठीक है, तभी तो चलेगा दोबारा सोडियम आयोडाइड। अब इसके बाद क्या होता है? सोडियम आ गया अंदर, आयोडाइड आ गया, अब सोडियम वापस चला गया ब्लड में। ओके, उसके बाद क्या होता है? इस आयोडाइड को यहाँ पे लेके आना है। ये काम कौन करता है? पेंड्रिन, ठीक है, पेंड्रिन। ये जो हमारा प्रोटीन है जो कि आयोडाइड को लाएगा वो होता है पेंड्रिन। पेंड्रिन क्या होता है? पेंड्रिन होता है क्लोराइड आयोडाइड एक्सचेंजर, यूजिंग विच आयोडाइड जो है वो एंटर करता है कोलॉइड में और एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड। तो क्लोराइड चला जाता है अंदर नेगेटिव चार्ज और आयोडाइड आ जाता है कोलॉइड के अंदर। ओके, ये हमारे फोलिकल सेल्स हैं और ये हमारा ब्लड है, ठीक है। तो अब आयोडाइड आ गया अंदर, बस इसी को बोलते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। अगर आयोडाइड ट्रैपिंग आता है सेपरेटली तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? जब आयोडाइड यहाँ आता है तो आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है और बन जाता है I2, आयोडीन बन जाता है कोलॉइड के अंदर I2, इसे बोलते हैं आयोडाइड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आगे होता है टायरोसिन का आयोडीनेशन, ठीक है। अब थायरोग्लोबुलिन जो 141 टायरोसिन से ही मिलके बना होता है, जो थायरोग्लोबुलिन कोलॉइड में आ चुका है, ठीक है। अब क्या होती है? टायरोसिन की एक चेन होती है, इस तरीके से चेन होती है, टायरोसिन मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनमें एक I2 एंटर हो गया, अगर एक I2 अटैच हो गया, I2 एक I2 अटैच हो गया टायरोसिन के साथ, तो उसे बोलेंगे मोनो आयोडो टायरोसिन। दो अटैच हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, दो अटैच हो गए, तो इसे बोलते हैं डाई आयोडो टायरोसिन। ओके, अब एम आयोडो टायरोसिन MIT अगर DIT से कंबाइन करेगा तो बन गया ट्राई आयोडो थायरोनिन, T3 बोलते हैं जिसे, और दो DIT अगर मिल गए तो बनते हैं T4, ठीक है। रिवर्स T3 भी हो सकता है अगर DIT MIT से मिलता है। ओके, तो इन सबको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ओके, अब ये बन गए हमारे प्रोडक्ट्स, जिसमें बन गया T3 T4 रिवर्स T3। MIT तो था ही है ना, सब्सटेंस जो बनने में हेल्प कर रहा था, तो कुछ वो भी पड़ा होगा, DIT भी होगा। तो ये सारे मॉलिक्यूल हमारे सेल के अंदर होते हैं, जो क्या करते हैं? फोलिकल सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं कोलॉइड में से। तो कोलॉइड से सारे गए सेल में, अब वहां बना ली उन्होंने वेसिकल्स, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं एंडोसोम। एंडोसोम बाइंड करेगा लाइसोसोम में। अब कैसे? अब ये देखो, ये हमारे बन गए थे ये सारे प्रोडक्ट्स, अभी एंटर हुए हमारे, ये हमारा सेल है फोलिकल सेल। फोलिकल सेल के अंदर एंटर होके एक वेसिकल टाइप बना दी। वेसिकल जब लाइसोसोम में बाइंड होगा तो क्या करेगा? वो T3 T4 को तो रिलीज कर देगा, जो काम की चीज है, और जो बचे हुए मॉलिक्यूल्स हैं वो रीयूज के लिए सर्कुलेट होते रहेंगे।
अब जो T3 T4 है वो चला जाएगा यहाँ से ब्लड में, और ब्लड में उसको बाइंड करने के लिए चाहिए थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, अब इसके अंदर जो है T3 T4 थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड होके अल्टीमेटली जा रहे होते हैं हमारे जो भी आपका टारगेट सेल है। ठीक है, तो वही है ना एंडोक्राइन। अब सेल थायराइड ग्लैंड ने तो बना दिया, उसके बाद ब्लड में चला गया और टारगेट सेल के ऊपर चला गया। अब टारगेट सेल पे क्या करेगा, वो एंटर करेगा सेल के अंदर और बाइंड करेगा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के ऊपर। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कौन से हैं यहाँ पे, यहाँ पे जैसे ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है, ये अंदर पेनिट्रेट करके और न्यूक्लियर रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। ये रेड कलर का है हमारा थायराइड हार्मोन जो एक्ट कर रहा है। एक मॉलिक्यूल तो ये है जिसे हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन रिसेप्टर। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल है ये एक और जो इसके साथ अटैच है जिसे बोलते हैं रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर। ओके, तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और थायराइड इसके ऊपर आके अटैच होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो बन जाता है इसकी वजह से होती है हमारी एमआरएनए सिंथेसिस। तो देख लो कैसे लिखना है कि टारगेट सेल पे आया, अब थायराइड एंटर द न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, इट बाइंड टू थायराइड हार्मोन रिसेप्टर विच इज बाउंड टू रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर। यही बोला है हमने, उससे हो जाएगा एमआरएनए सिंथेसिस और अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस और थायराइड बन गया। ठीक है, अब थायराइड क्या करेगा वो फटाफट से देख लेते हैं। अब देखो बीएमआर कम था तभी थायराइड बना था, तो बीएमआर को ये बढ़ाएगा यानी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाएगा कैलोरी जेनिक। प्रोटीन्स में क्या करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, एंजाइम्स की एक्टिविटी, आरबीसी सिंथेसिस बढ़ाएगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या करेगा, इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी सेल। ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोजेनोलिसिस। ठीक है, ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को ये बढ़ाएगा अल्टीमेटली जहां जहां से बढ़ सकता है। फैट्स में ये फ्री फैटी एसिड्स को बढ़ाता है, मतलब वही फैट को तोड़ रहा है, और फैट का यूज होता है ग्लूकोज बनाने में, तो ये भी ग्लूकोज को बढ़ा रहा है। राइट, लीवर जो है, लीवर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है ना, इंक्रीज फैट डिपोजिशन इन लीवर। फैटी एसिड बढ़ रहा है इसलिए फैटी लीवर भी बढ़ता है इसमें। अब बीएमआर बढ़ रहा है तो वेट भी कम होगा, है ना, ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ेगी क्योंकि प्रोटीन सारे सिंथेसाइज हो रहे हैं। सीवीएस में ये इंक्रीज करता है रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, वेजो डायलेशन भी करता है, इसलिए डीबीपी जो है वो डिक्रीज होता है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो बीएमआर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा। जीआईटी में बीएमआर बढ़ रहा है तो भूख भी ज्यादा लगेगी, फूड इनटेक भी ज्यादा होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम में ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। स्केलेटल मसल में नीडेड फॉर मसल फंक्शनिंग, प्रोटीन बढ़ा रहा है ना, तो मसल का भी अल्टीमेटली ग्रोथ बढ़ाएगा। लेकिन कैटाबोलिक होता है अगर बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है इसका। ठीक है, मसल वीकनेस कर सकता है। स्लीप में अल्टीमेटली स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है तो हम एग्जॉस्ट रहेंगे, फटीक हो जाएगी, तो अल्टीमेटली स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। सेक्सुअल फंक्शन में डिक्रीज लिबिडो, हाइपोसिक्रेशन में लिबिडो कम हो जाता है और फीमेल्स में मेनोरेजिया। ठीक है, अब आता है अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ थायराइड। अब देखो हाइपोथायराइड की बात करते हैं पहले। जब भी कम होगा थायराइड, आपको पता है टीएसएच बढ़ जाएगा। टीएसएच बढ़ेगा तो वो ग्लैंड की हाइपरट्रोफी बढ़ा देगा, वो बार बार स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को कि भाई थायराइड सीक्रेट करो, लेकिन थायराइड कम है तो अल्टीमेटली उस स्वेलिंग को बोलते हैं हम गोइटर। ठीक है, अब कोज क्या क्या होते हैं इन चीजों के। ठीक है, आयोडीन का इंटेक कम हो जाए या फिर आयोडाइड ज्यादा हो जाए, है ना, जो कि इनहिबिट करेगा आयोडीन का रिलीज, आई मीन T3 T4 का रिलीज। ठीक है, कुछ मोनो आयंस होते हैं परक्लोरेट, थायोसाइनाइड, जो कि इनहिबिट करते हैं आयोडीन पंप को। ओके, एंटी थायराइड ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो पीटीयू, प्रोपाइलथायोरेसिल और मेथिमाजोल, जो कि ब्लॉक कर सकते हैं आयोडीन ट्रैपिंग को। तो ये होगा गोइटर। अब देखो हमारा हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड की अगर हम बात करें तो दो टाइप का होता है। वो तो गोइटर जो है वो तो एक सिम्टम हो गया ना स्वेलिंग की वजह से। अब होता किस किस की रीजन में है ये, अगर हम बाय बर्थ बात करें हाइपोसिक्रेशन तो उसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म। अब मदर में थायराइड कम था तो हो सकता है, या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी मदर में, राइट, तो उसे बोलते हैं क्रेटिनिज्म। लेकिन बाद में होता है उसे बोलते हैं मिक्सेडिमा। डिफरेंस क्या है, इसे इन्फेंटाइल हाइपोथायराइड भी बोलते हैं, जिसमें होगा क्या, बच्चे की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही तो सब कुछ रुक जाएगा ना, मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंट माइलस्टोन नहीं होंगे, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आएंगे, टंग प्रोट्रूडेड, स्टंटेड ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ये तो हो गई क्रेटिनिज्म। अब बचपन से याद करोगे तो याद रह भी जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अडल्ट का होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें एडिमा हो जाएगा हर जगह, पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग ड्यू टू इन्फ्लेट्रेशन ऑफ डर्मिस। अब क्या है, लिपिड टूट रहा है तो हर जगह लिपिड डिपोजिशन की वजह से और वाटर रिटेंशन की वजह से ये सब हो रहा होता है। बीएमआर कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, स्लो स्पीच, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे, है ना, जो जो फंक्शन पड़े थे उनको उल्टा कर दो।
ड्राई स्किन, सीवियर मेंटल सिम्टम्स। तो ये हो गया हमारा हाइपोथायरॉइड। हाइपरथायरॉइड अगर आ जाए क्वेश्चन में तो क्या लिखेंगे? अब हर एक को हाइपर सिक्रेशन करना है हमें। हाइपरथायरॉइड अगर होगा तो ग्रेव्स डिजीज मोस्टली पूछा जाता है, थायरोटॉक्सिकोसिस या एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक ही नाम होते हैं सारे, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब जो जो होना है वो सारा होगा। देखो बीएमआर बढ़ जाएगा, बोन जो है ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाता है ये, तो ओस्टियोपोरोसिस बढ़ जाएगा। थायराइड डायबिटीज, ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, सबको पता है ना, तो उसे बोलते हैं थायराइड डायबिटीज, ठीक है। अब एक्सोप्थेल्मोस एक सिम्टम आता है जिसमें प्रोट्रूडेड आईबॉल होता है। क्यों? क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फैट हो गया, पानी हो गया उसके अंदर, और मसल की डिस्ट्रोफी हो गई। इसकी वजह से लिड जो है वो रिट्रैक्ट हो गई एडिमेटेशन होने की वजह से, तो इसीलिए आंखें ज्यादा दिखेंगे, आईबॉल ज्यादा दिखेगी, बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखेगा, ठीक है, जो कि हॉलमार्क होता है इस डिजीज का, ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। हम बीएमआर जो है बढ़ गया है बहुत ज्यादा, तो खाना तो बहुत ज्यादा होगा ही, हाइपरफेजिया, लेकिन फिर भी वेट लॉस होगा, ठीक है। इरिटेबल होंगे, इंसोम्निया, स्लीप डिस्टर्ब तो है ही, एंजाइटी, मतलब जो जो हमने फंक्शन पढ़े थे उन्हीं को एक्सट्रीम कर दो, वही हो जाएंगे हमारे हाइपर सिक्रेशन। एक्सेगरेटेड रिफ्लेक्सेस, मसल वीकनेस, ट्रेमर्स, थायराइड स्टॉर्म हो सकता है सिवियर कंडीशन में, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगी कि एंटी थायराइड ड्रग देनी है या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, ठीक है, या फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा। ओके तो हम जीएच और थायराइड कर चुके हैं, जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट कॉमन क्वेश्चन आता है कैल्शियम का होम्योस्टेसिस। तो कैल्शियम का फटाफट से हम देख लेते हैं बस। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 9 to 11 mg पर डेसीलीटर, 50 to 60% डिफ्यूजिबल आयनाइज्ड होता है, और 41% जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है, ठीक है। डेली रिक्वायरमेंट 400 to 1500 mg होती है, जिसमें 90% जो है एक्सक्रेट हो जाता है, 10% एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब कैल्शियम का 99% तो बोन्स या टीथ में होता है, और 1% होता है बची हुई चीजों में। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बोन्स जब भी कम पड़ेगा, ईसीएफ में कम होगा, बोन्स से लेना शुरू कर देगी, यहाँ ज्यादा होगा बोन्स में डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। ऐसे ही किडनी जो है मैनेज करती है। तो ईसीएफ कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम को मैनेज करने के लिए सेल्स, किडनी और बोन्स जो है वो वर्क करते रहते हैं, ठीक है। कैल्शियम काम क्या करेगा? हमारी बोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लोटिंग के लिए, ठीक है। हर जगह सेकंड मैसेंजर ट्रांसडक्शन का काम कर रहा होता है ना, जहां जहां सिग्नल ट्रांसडक्शन है वहां सेकंड मैसेंजर होता है, ठीक है। और टीथ डेवलपमेंट ये फंक्शन प्ले कर रहा होता है। अब बोन्स में जो ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट बोन को बनाते हैं, बोन की रीमॉडलिंग कराते हैं, ठीक है। कोलेजन डिपोजिशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से बोन का मैट्रिक्स अच्छे से ट्रैप होता है, और ओस्टियोसाइट जो है फंक्शन करते हैं। ओस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन को तोड़ने में हेल्प करता है, रिजॉर्प्शन में हेल्प करता है। इतना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कैल्शियम होम्योस्टेसिस। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम अच्छे से सारे रोल बताएंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम बात करते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन की, ठीक है। तो पहली चीज है पीटीएच। पीटीएच का क्या रोल है? तो क्या होता है बेसिकली, जब भी कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कम होती है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है हमारे थायराइड के पीछे की तरफ होती है, वो तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के पेयर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और सिक्रेट कर देते हैं पैराथार्मोन। पैराथार्मोन क्या करता है? ये करता है भाई, जीआईटी से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है। किडनी से कैल्शियम का री एब्जॉर्प्शन स्टिमुलेट करेगा, ज्यादा प्रिजर्व कराता है कैल्शियम को। बोन से रिलीज कम स्टिमुलेट कर देगा, कैल्शियम बोन से भी आना शुरू होगा। अल्टीमेटली उसे ब्लड में कैल्शियम लाना है, कहीं से लाए वो, तो जीआईटी से भी लाएगा, किडनी में भी नहीं जाने देगा, और बोन से भी लाना शुरू कर देगा। बढ़ गया कैल्शियम। अब पीटीएच करता कैसे है? ये बोन की रिजॉर्प्शन जो करता है वो बेसिकली हमारी बोन्स के ऊपर जो है रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, ठीक है, और रैंक लाइगेंड एक्सप्रेशन बढ़ा देगा। जब रैंक लाइगेंड बनेगा तो वो ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देगा, जिससे वो कैल्शियम का रिलीज बोन से जो है वो बढ़ाता रहेगा। अब कैल्शियम जाएगा ब्लड में और बढ़ गया कैल्शियम, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को पीटीएच बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन डी का रोल, ठीक है। तो हमें कैल्शियम होम्योस्टेसिस में बेसिकली पैराथायरॉयड, विटामिन डी और कैल्सिटोनिन, इन तीनों का बस फंक्शन बताना है और कुछ नहीं करना आपको। तो चलो विटामिन डी देखते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है बेसिकली, ये देखो, जब भी स्किन बेसिकली सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा कोल कैल्सिफ्रोल, जिसे D3 बोलते हैं। कोल कैल्सिफ्रोल जब बन जाएगा तो वो लीवर में जाएगा और लीवर में बन जाएगा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफ्रोल,
ठीक है। हाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफ्रोज जो है वो किडनी में जाएगा पीसीटी में, और वहां पे बन जाएगा हमारा 125 डाइहाइड्रोक्सीकोल कैल्सिफ्रोज। अब ये किसकी प्रेजेंस में बनेगा? 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में। ये हमारा एंड प्रोडक्ट होता है जिसका फंक्शन हो रहा होता है हमारा 125 DHCC। अब ये जो है हमारा, ये क्या करता है? ये इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम का, बोन्स में जाके स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, और कैल्शियम रिलीज कराता है बोन में, और ये इनहिबिट कर रहा होता है पैराथायराइड को, ऑस्टियोक्लास्टिक को स्टिमुलेट नहीं होने देता। ठीक है। तो और इंटेस्टाइन में क्या कराता है ये? इट इंक्रीज कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बढ़ेगा ताकि ब्लड में ये ट्रांसफर हो सके अच्छे से। एल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा देगा और अल्टीमेटली कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा तो पीटीएच अपने आप ही इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली जो है विटामिन डी भी कैल्शियम को बढ़ा रहा होता है, लेकिन बोन्स में जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लो, तो ये रोल हो रहा होता है उसका, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा होता है। तो बोन सिंथेसिस भी कराता है और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी कराता है, इसको मैनेज करके रखता है, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द कैल्शियम री एब्जॉर्प्शन एंड कैल्शियम लेवल। अब रोल ऑफ कैल्सिटोनिन देख लो लास्ट। जब भी कैल्शियम बढ़ेगा तो सी सेल, पैराफोलिकुलर सेल जो है थायराइड ग्लैंड के, वो कैल्सिटोनिन रिलीज करते हैं। अब कैल्शियम कम करना है, इसे कैसे कम कर सकता है? बोन्स की फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, है ना, कैल्शियम डिपोजिशन बढ़ जाएगा बोन में, और किडनी से एक्सक्रेशन मतलब एब्जॉर्प्शन जो है वो कम करा देगा, यानी एक्सक्रेशन बढ़ा देगा। समझ रहे हो? तो इन्हीं दोनों चीजों से कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो सकते हैं। ओवरऑल देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है कि बोन्स में विटामिन डी रिजॉर्प्शन कराता है, पीटीएच रिजॉर्प्शन कराता है, लेकिन कैल्सिटोनिन जो है वो रिलीज कम कराता है, रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन बढ़ा रहे हैं दोनों, इसका कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया। किडनी में जो है रीएब्जॉर्प्शन ये दोनों बढ़ाते हैं और कैल्सिटोनिन का उल्टा फंक्शन होता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों विटामिन डी और पीटीएच जो है कैल्शियम का लेवल बढ़ाएंगे सीरम में और ये कम करेगा। तो इस तरीके से हम कैल्शियम होमियोस्टेसिस बता सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ये पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं एक बार टच अपॉन करना चाहूंगी। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म मतलब कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है ड्यू टू लो पीटीएच। अब पीटीएच कम है, पैराथायरॉइड हार्मोन कम है, इसलिए। ठीक है, कोज क्या हो सकता है कि रिमूव कर दी मान लो पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्सीडेंटली। ठीक है, तो होगा क्या? ये हाइपोकैल्शियम टेटनी हो जाएगा। टेटनी क्लिनिकल कंडीशन है कॉजिंग न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी और इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्साइटेटरी जो है इनपुट बढ़ जाएगा, इरिटेबल हो जाएगी। कोज क्या है? कोज हो सकते हैं या तो हाइपोकैल्सीमिया हो, कैल्शियम कम हो गया तो मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल हो गई सोडियम की वजह से और हाइपर एक्साइटेबल हो गई, या फिर एल्कलोसिस, पीएच बढ़ गया तो प्रोटीन आयनाइजेशन बढ़ गया जिसकी वजह से कैल्शियम बाइंड करके सोल्ट बनाने लग गया, तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया अल्टीमेटली। हाइपोमैग्नीशियमिया यानी डिक्रीज मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी न्यूरोमस्कुलर इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन ये भी एल्कलोसिस ही करेगा, इंक्रीज CO2 वॉश आउट, जितना ज्यादा CO2 वॉश आउट होगा पीएच बढ़ जाएगा और एल्कलोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कॉजेज ऑफ टेटनी। सिम्टम क्या होंगे? कार्पोपेडल स्पाज्म, है ना, टेटनी की बात कर रहे थे हम। टेटनी में हम हमेशा उस हाथ को देखते रहते हैं जिसमें कार्पोपेडल स्पाज्म होता है। आपको स्पोर्टिंग में भी पूछ लिया जाता है, जिसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है रिस्ट के भी ऊपर और एंकल के भी ऊपर, अगर फिट की बात करें तो। लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है जिसकी वजह से एस्फिक्सिया हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, कन्वर्शंस हो जाएंगे, स्वेटिंग और स्पाज्म ऑफ मसल, इंटेस्टिनल या गॉल ब्लैडर की मसल। अगर रेस्पिरेशन इन्वॉल्व होगी तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, एडल्ट्स में टिंगलिंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटीज, कार्पोपेडल स्पाज्म तो होगा ही। ठीक है, एक चॉपस्टिक साइन होता है जिसमें हम टैप करेंगे अगर एंगल ऑफ जॉ को, सेवंथ नर्व कैरी करेगी इसे, तो इप्सिलेटरल फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ हाइपर एक्साइटेबिलिटी, तो फेशियल मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसे बोलते हैं चॉपस्टिक साइन। ठीक है, एक ट्रोजे साइन भी होता है, ये कुछ कार्पोपेडल स्पाज्म जैसा ही दिखेगा बेसिकली। जब हम ब्लड सर्कुलेशन को रोकते हैं फोरआर्म के बाय कफ 3 मिनट्स के लिए, तो रिस्ट जो है वो फ्लेक्स हो जाती है, फिंगर एक्सटेंड हो जाते हैं, थंब अपोजिशन में होता है, तो उसे बोलते हैं ट्रोजे साइन। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, तो आई थिंक जो है हम 80% एड्रेनल ग्लैंड करने के बाद मान लो हमने मोस्टली एंडोक्राइन कर लिया समझो।
तो एंडोक्राइन में एड्रेनल ग्लैंड आप छोड़ नहीं सकते, कैल्शियम होमियोस्टेसिस आप छोड़ नहीं सकते, थायराइड और जीएच आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है। इस तो ये हम कर लेते हैं, इससे समझ लो हो गया आपका। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। अब एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती है एड्रेनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट होते हैं, बाहर के पार्ट को कोर्टेक्स, अंदर के पार्ट को मेडुला बोल रहे होते हैं, ठीक है। कोर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं, ये सबसे ऊपर वाली ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, राइट। ग्लोमेरुलोसा जो है, ठीक है, ये हमारा सिक्रेट करती है मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। अब देखो ये तीनों नाम ऐसे याद रख सकते हो, जीएफआर, तो किडनी में जीएफआर होता है ना, किडनी के ऊपर ही बैठी हुई है एड्रेनल ग्लैंड, तो जीएफआर, इससे आप लेयर्स याद कर सकते हैं, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलोसा, ये हमारा एल्डोस्टेरोन किडनी से रिलेटेड है ना, ये सबको पता है, तो ये उससे याद रख सकते हो, मिनरलोकोर्टिकोइड सिक्रेट करती है हमारी, तो ठीक है। फैसिकुलेटा जो बीच की लेयर है वो हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेट करती है। रेटिकुलरिस सेक्स हार्मोन, ये परसेंटेज है जो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड सी, ठीक है। मिनरलोकोर्टिकोइड शुरू करने से पहले ये आपको सबको पता है, इंपॉर्टेंट है, या तो कोर्टिकोस्टेरॉइड क्वेश्चन आता है या फिर कुशिंग सिंड्रोम आता है ना, तो इंपॉर्टेंट भी मैं बता रही हूँ, बट कैसे लिखेंगे वो भी बता रही हूँ। तो देखो ये स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस करती है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। सिंथेटिक भी होते हैं जैसे हाइड्रो कोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन, ठीक है, सिक्रेटेड इन ब्लड, और पीक होता है ये मॉर्निंग के टाइम पे 7 AM के करीब। दीज लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स आर ट्रांसफर टू टारगेट बाउंड टू प्रोटीन, ट्रांसकोटिन प्रोटीन है जो बाउंड करके उसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब रेगुलेशन आपको सबको पता होना चाहिए, तो हाइपोथैलेमस जो है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी एसीटीएच सिक्रेट करती है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक के रिस्पांस में एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट करती है कोर्टिसोल, ठीक है, और कोर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक से इसी तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। अब देखो प्रेजेंटेशन के 2 तरीके होते हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ऐसे पिट्यूटरी, एसीटीएच और किडनी और एड्रेनल ग्लैंड दिखा के कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमें फंक्शंस पता होने चाहिए। स्टीरॉइड्स करते क्या है बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट के लिए ये क्या होता है, स्टीरॉइड्स ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे होते हैं। तो अब एक बात तो आपको समझ आ गई होगी, हर कोई ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज को कैसे बढ़ाएगा, या तो फैट्स प्रोटीन से बनवाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ा देगा, या डिक्रीज करेगा यूज बाय सेल। सेम चीज है, जैसे थायराइड डायबिटीज बढ़ी थी ऐसे ये एड्रेनल डायबिटीज हो गई, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं। प्रोटीन्स में ये कैटाबोलिज्म कराती है, मोस्टली एनाबोलिक थे अब तक, ये कैटाबोलिज्म कराता है, ठीक है, इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते कोर्टिकोस्टेरॉइड का एक्सेस, ठीक है। अब डिक्रीज करता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस को और इंक्रीज करता है ब्रेकडाउन को, तो बढ़ गए अमाइनो एसिड जो अल्टीमेटली ग्लूकोज प्रोडक्शन में फिर से काम करेंगे, ठीक है। फैट्स में भी लाइपोलिसिस कराता है, तो समझा, ये कार्बोहाइड्रेट के एनाबोलिक है और प्रोटीन फैट के लिए कैटाबोलिक है। अभी पढ़ लिया हमने कि ये तोड़ के बेसिकली ग्लूकोज बनाता है, तो अल्टीमेटली दोनों ही टूटेंगे, यहाँ अमाइनो एसिड बनेगा, यहाँ फ्री फैटी एसिड। ओके जी, चलो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों है, ये डब्ल्यूबीसी काउंट को कम करता है और डब्ल्यूबीसी का उस जगह पे जहां इन्फ्लेमेशन है माइग्रेशन रोक देता है, ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी को कम कर देगा ये, ठीक है, इसीलिए एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना। इन्फ्लेमेशन में जो जो प्रोसेस है ना हमने पढ़ी है वो सारी कम कर देगा, माइग्रेशन कम कर दिया देखो, ठीक है, फिर कैपिलरी परमेबिलिटी कम कर दी, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कम कर दिया, मीडिएटर जो रिलीज होने थे वो कम कर दिए, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कम कर दिया, हो गया ना सब कुछ, इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया, ठीक है, इसीलिए से बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी या फिर इम्यूनो सप्रेसिव। एलर्जी को भी कम करता है ये, मास्ट सेल का एक्टिवेशन और बेसोफिल दोनों से हिस्टामिन सिक्रेट होना है, दोनों को कम कर देगा। ओके, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। अब देखो स्टीरॉइड जो है ना वो कैटाकोलामिन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इसीलिए बोलते हैं परमिसिव एक्शन हो गया। बोन्स में कम कर देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाते हैं, यानी हर चीज जो बोन तोड़ेगी वो काम करते हैं हमारे स्टीरॉइड्स, ठीक है। कोलेजन सिंथेसिस को कम कर दिया, बोन फॉर्मेशन कम कर दी, क्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ा दिया, ठीक है। मसल्स में वीकनेस हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन बन नहीं पा रहा और इधर से प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो रहा है, तो मसल का मास कम हो जाएगा। परमिसिव एक्शन ऑफ कैटाकोलामिन, इसके अलावा एडीएच का एक्शन भी बढ़ाता है ये, ठीक है, कैलोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकागोन भी बढ़ाता है और हिपेटिक एंजाइम्स की सिंथेसिस भी बढ़ाता है। ब्लड में जो है वो इओसिनोफिल का काउंट कम कराएगा, बेसोफिल का कम कराएगा, ठीक है, लेकिन माइल्ड न्यूट्रोफिल को बढ़ा देगा।
लिम्फोसाइट का कम करा रहा है क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी में हम पढ़ चुके हैं ये चीज, है ना। लेकिन ये आरबीसी की सिंथेसिस को बढ़ाता है, तो थोड़ा सा न्यूट्रोफिल और आरबीसी, इनको काउंट को और प्लेटलेट को, इनको बढ़ाता है ये तीनों को, बाकी सेल्स को ये कम करता है। अब रीनल सिस्टम में अगर बात करें तो इसकी जो एक्टिविटी है ना, ये कुछ कुछ मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी है, क्योंकि ये उनके रिसेप्टर पे जाके भी मिमिक कर सकता है, तो ये डायूरेसिस कराएगा, ठीक है। एडीएच की एक्टिविटी को कम कराएगा, डायूरेसिस कर रहा है तो, लेकिन ये जीएफआर को बढ़ाया, ठीक है। एंटी डायूरेसिस जो है इसकी एक्टिविटी को कम करता है, लेकिन साइड बाय साइड ये थोड़ा थोड़ा मिनरलोकोर्टिकोइड एक्टिविटी बढ़ाता है, यानी सोडियम वाटर का रिटेंशन भी बढ़ाएगा, इधर से फ्लूइड को बाहर निकाल रहा है और इधर से रिटेंड करा रहा है, तो अपोजिंग एक्शन होते हैं इसके दोनों। डाइजेस्टिव में ये HCl की सिक्रेशन को बढ़ा के पेप्टिक अल्सर प्रेसिपिटेट कर सकता है, ठीक है। सीएनएस में मेमोरी लॉस करा सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, मूड फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, और स्ट्रेस में जो है डिस्टर्ब होम्योस्टेसिस, टॉलरेंस पावर कम हो सकती है। अब देखो स्ट्रेस जो है ना मैनेजिंग होता है ये कोर्टिकोस्टेरॉइड, मतलब जो कोर्टिसोल है वो बढ़ जाता है जब भी स्ट्रेस होती है, ठीक है। जब भी इंक्रीज होगी स्ट्रेस, कोर्टिसोल बढ़ जाएगा, ये माना जाता है कि स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जब ये अफेक्ट होता है स्ट्रेस जो है मैनेज नहीं कर पाते। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट कुशिंग सिंड्रोम, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आई थिंक एग्जाम में इसका कुछ ज्यादा ही फेवरेट क्वेश्चन है ना। तो क्लिनिकल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ टिश्यू टू सस्टेन्ड हाई लेवल ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब जो स्टीरॉइड लेवल है ना हाई, वो मोस्टली जो है वो इंजेक्टेबल या ड्रग्स की वजह से होता है, कि हम स्टीरॉइड बाहर से ले रहे हैं और उनको हमने स्टॉप नहीं किया या हाई डोज ले ली, ज्यादा कॉमन होता है ये रीजन, ठीक है। अब देखो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है उसका भी कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब कोर्टिसोल बढ़ेगा, एक तरीका कोर्टिसोल बढ़ने का ये भी हो सकता है कि ACTH कम सीक्रेट हो पिट्यूटरी से, ठीक है। कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, अब बढ़ेगा ना, मान लो ये ट्यूमर की वजह से बढ़ा है तो कोर्टिसोल बढ़ गया, अब कोर्टिसोल बढ़ गया तो उसने ACTH को कम कर दिया नेगेटिव फीडबैक से। अब ACTH अगर कम हो जाता है तो एड्रेनल की एट्रोफी होनी शुरू हो जाएगी, ये हार्मोन आ नहीं रहा स्टिमुलेट करने के लिए, तो एड्रेनल ग्लैंड जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बाकी मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है कुशिंग सिंड्रोम का वो होता है हमारा हाई डोज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। फीचर्स क्या है, वही है काम की चीज बस। तो चलो देखते हैं। अब देखो आपने अब तक ये जाना कि ये ग्लूकोज के लिए एनाबोलिक, प्रोटीन फैट के लिए कैटाबोलिक है, इतना पॉइंट क्लियर है। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो फैट टूटेगा, फैट्स हर जगह डिपॉजिट होगा। अब वो अगर सेंटर पे डिपॉजिट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रीमिटीज पतली हो जाएंगी और सेंटर बफेलो हम, अपर बैक पे अगर डिपॉजिट हुआ तो बफेलो हम, मून फेस, फिश लाइक माउथ, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे मिनरलोकोर्टिकोइड एक्शन भी है थोड़ा बहुत, तो फ्लूइड डिपोजिशन की वजह से मून फेस और फिश लाइक माउथ होता है। और रेडिश पर्पल स्ट्रा, ये भी एब्डोमेन में फैट डिपॉजिट हो रहा है और इस एक्टिविटी की वजह से थोड़ा फ्लूइड भी हो गया, तो वो स्ट्रेचिंग की वजह से रेडिश पर्पल स्ट्रा बन गए। और रेडिश पर्पल क्यों बने, क्योंकि आरबीसी काउंट बढ़ रहा है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट में आप खुद बताओ मुझे क्या होना चाहिए। स्टीरोइड डायबिटीज हो गए है ना, इंसुलिन लाइक फैक्टर, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा भाई, हर टाइम ग्लूकोज बड़ा मिलेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होना ही है, ठीक है। ग्लाइकोजन भी बढ़ जाएगा, स्टोर करने की कोशिश तो होती है। प्रोटीन में ऑब्वियसली ग्रोथ कम हो जाएगी, थिन ट्रांसपेरेंट स्किन, प्रोटीन हर जगह से जा रहा है ना, मसल वीकनेस हो रही है, पुअर वुंड हीलिंग, थिन हेयर्स, एडिमा हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है ना, बोन डैमेज, हमने सारा पढ़ लिया ये, ठीक है। और जो काउंट है वो किसका कम होगा, इओसिनोफिल कम होंगे, बेसोफिल कम होंगे, लिम्फोसाइट कम होंगे, बढ़ेगा कौन, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, क्लोटिंग टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। सीएनएस में जो है रेस्टलेस हो जाएंगे, हाइपर एक्साइटेबल, यूफोरिया की कंडीशन, अल्सर को प्रेसिपिटेट करता ही है HCl बढ़ा के। इन्फेक्शंस क्यों, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव है तो इन्फेक्शंस का तो रिस्क रहेगा ही। हर्शोटिज्म, हेयर ऑन फेस। ओके तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है कुशिंग सिंड्रोम हम कर चुके हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स एक और एरिया है मिनरलोकोर्टिकोइड सिक्रेट करने के लिए, ठीक है, ग्लोमेरुलसा। ओके तो प्लाज्मा में बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन है ये, 60% बाउंड टू एल्ब्यूमिन, हाफ लाइफ 20 मिनट, मेटाबोलाइज इन लीवर, कंजुगेट होता है किडनी में टू फॉर्म फ्री एल्डोस्टेरोन। कुछ नहीं पूछा जाएगा इनमें से, इनके फंक्शन आने चाहिए। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। अब ये तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका अप्लाइड पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बस। इट एक्ट ऑन प्रिंसिपल सेल ऑफ DCT एंड CT एंड इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रेशन। अब देखो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा तो एक्सचेंज में पोटेशियम को तो ट्यूबवेल में जाना ही पड़ेगा, है ना, सबको पता है सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर काम करता है एल्डोस्टेरोन।
It increase the number of ENaC channels, increase sodium reabsorption in GIT, salivary glands and sweat glands. अब ये भी साथ में कर रहा है भाई, सिर्फ किडनी किडनी मत सोचना, ठीक है। अब डिक्रीज सोडियम लेवल इन मसल एंड ब्रेन, ओके। अब एल्डोस्टेरोन जब भी कम होगा, पोटेशियम अपने आप ही बढ़ जाएगा लेवल, समझ रहे हो, पोटेशियम को बाहर निकाल रहा है, ये सोडियम को बचा रहा है। लेकिन एल्डोस्टेरोन जब भी कम होगा क्या होगा, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, सोडियम लॉस बढ़ जाएगा। अब उससे क्या होगा, सोडियम यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगी, बीपी कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। इधर सर्कुलेटरी कोलैप्स हो रहा है और इधर पोटेशियम बढ़ रहा है, दोनों ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसीलिए बोलते हैं कि एल्डोस्टेरोन जो है वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है, एब्नॉर्मल होना। बाकी एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट कौन करेगा, सबको पता है, ईसीएफ कम हो गया तो रास मैकेनिज्म से बनता है ये, इतना तो वैसे भी सबको पता है हमें। बाकी सोडियम कम हो गया, पोटेशियम ज्यादा हो गया, या एसीटीएच, या फिर जो हमारा एल्डोस्टेरोन को सिंथेसिस कराएगा हमारा जो एचपीए एक्सिस है, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्डोस्टेरोन। अब इससे ज्यादा हमें पता भी नहीं होना चाहिए। कौन सिंड्रोम क्या होता है, अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं अब। ये क्या होता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब एल्डोस्टेरोन का हाइपर सिक्रेशन। अब आप खुद सोचो, जब हाइपर होगा तो क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा सोडियम प्रिजर्व होगा, जितना ज्यादा एल्डोस्टेरोन है उतना ही ज्यादा पोटेशियम बाहर निकलेगा, है ना। तो बस ये दो चीजें तो आनी चाहिए हमें। क्या हो सकता है कोज, एडिनोमा हो सकता है, कौन सी लेयर का, ग्लोमेरुलसा, जो ना ग्लोमेरुलसा लेयर का जो है ट्यूमर हो गया। साइन सिम्टम क्या आएंगे, एल्डोस्टेरोन लेवल तो मिलेगा ही सीरम में, सोडियम अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा और पोटेशियम बहुत कम मिलेगा। मसल वीकनेस, बाहर यूरिन जो है पॉलीयूरिया, किडनी डैमेज करा देगा। और हाइपोकैलिमिया हो रखा है तो इसे बोलेंगे हाइपोकैलिमिक नेफ्रोपैथी। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है, इंक्रीज बीपी और सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाय चांस आ जाए तो। ये लिस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, कभी कभी बाय चांस कोई पूछ ले। नेक्स्ट आता है एडिशंस डिजीज, एडिशन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक इनसफिशिएंसी। अब हम हाइपर सिक्रेशन की बात नहीं, हाइपो सिक्रेशन की कर रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगी एड्रेनल कॉर्टेक्स की, दोनों चीजें कम हो जाएंगी, कोर्टिसोल भी और एल्डोस्टेरोन भी। ये ऑटो इम्यून भी हो सकता है, टीबी, कार्सिनोमा, हैमरेज ऑफ कॉर्टेक्स ड्यू टू इन्फेक्शन हो सकता है। होगा क्या, वाटर इंटॉक्सिकेशन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिट, डायरिया, वेट लॉस हो जाएगा, मसल वीकनेस, मेंटल कंफ्यूजन, इंक्रीज एसीटीएच हो जाएगा, है ना, जो हमारा कोर्टिसोल है वो कम हो रहा है तो एसीटीएच बढ़ के उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। एसीटीएच के बढ़ने की वजह से उसका जो है ना एमएसएच एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, तो पिगमेंटेशन स्किन का बढ़ जाएगा। मेलाटोनिन पिगमेंट की वजह से स्किन की पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी, मिकोजा, गम्स, फोल्ड्स, एरियोला, इनमें डार्क क्रीजेस बन जाएंगे। स्ट्रेस टॉलरेंस कम हो जाएगा क्योंकि कोर्टिसोल का फंक्शन है और वो कम हो गया है, इसीलिए उसे एडिसोनियन क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है, जो सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा। अब समझ रहे हो ना, मिनरलोकोर्टिकोइड हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये जो है ये फंक्शन होता है मिनरलोकोर्टिकोइड के कम होने की वजह से, जो लाइफ थ्रेटनिंग है। अब जो जो कम हुए थे वो बढ़ जाएंगे, जैसे इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट और बैसोफिल, जो कम हुए थे कोर्टिसोल की वजह से वो बढ़ जाएंगे, और जो ज्यादा हुए थे न्यूट्रोफिल बढ़े थे तो ये न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिव टू टेस्ट स्मेल भी मिलता है। मेडुला में बहुत ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, बट एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन का फंक्शन हमें आना चाहिए, जो सिंपैथेटिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम करेगा। अल्फा बीटा दो टाइप के होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2। तो अल्फा 1 एक्साइटेटरी होता है, ठीक है, और हमारे जैसे यूट्रस पे काम करेगा, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक नर्व, कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, ये इनहिबिटरी होता है। तो अल्फा 2 भी इनहिबिटरी है और बीटा 2 भी इनहिबिटरी है। बीटा 2 जैसे स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो बढ़ाता है सिंपैथेटिक सिस्टम, वो कैसे, B2 से। B1 से हार्ट रेट बढ़ाता है। समझ में आ गया। तो चलो फटाफट से फंक्शन देख लेते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। फंक्शन ऑफ कैटेकोलामिन क्या है, सीवीएस पे सबको पता है, सिंपैथेटिक क्या करता है, सब कुछ बढ़ाता है हमारा। ब्लड वेसल सिर्फ एक स्केलेटल मसल में डायलेशन कराते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लंग्स में जो है हमारा अल्फा 1 से हाइपोसिक्रेशन कराते हैं म्यूकस का, B2 रिसेप्टर से रिलैक्स कराता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है, राइट। B2 से सिक्रेशन बढ़ते हैं। जीआईटी में जो है अल्फा 1 से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, है ना। वैसे तो मोटिलिटी कम करता है सिंपैथेटिक सिस्टम, सबको पता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो सिंपैथेटिक की वजह से कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं, स्फिंक्टर्स जो है हमारे, तो ये अल्फा 1 से होता है। आईज में अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्शन, पिपल डायलेटेशन कराता है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की वजह से। B2 रिलैक्सेशन ऑफ
फॉर फार विजन। ठीक है, ब्लैडर में जो है कैपेसिटी बढ़ जानी चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, तो रिलैक्स कराता है मसल को। स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड रहने चाहिए, राइट, अल्फा 1 से। स्किन में पाइलो रिएक्शन जो है वो स्वेटिंग अल्फा 1 से। यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्शन अल्फा 1, रिलैक्सेशन B2। लीवर में ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है। स्केलेटल मसल में ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाता है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस तो कराता ही है। सलाइवरी ग्लैंड में थिक सिक्रेशन कराता है ना। सिंपैथेटिक से हमारे जो है एंटीकोलिनर्जिक हम जो देते थे, सिंपैथेटिक से सिक्रेशन कम होते हैं। ठीक है, किडनी में जो है वो रेनिन सिक्रेशन बढ़ाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म में लाइपोलिटिक होता है। ठीक है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को स्टिमुलेट करता है। साइक्लिक एम्पी से ग्लाइकोजेनोलिसिस और ब्लड ग्लूकोज को अल्टीमेटली बढ़ाता है ये। ठीक है, बीएमआर बढ़ाता है, कैलोरीजेनिक भी है और इसका फंक्शन साथ में थायराइड के साथ में जो है प्ले कर रहा होता है, ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है। सीएनएस में भी एंजाइटी, एप्रीहेंशन, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा, ट्रेमर को बढ़ा देगा, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा, तो अलर्टनेस और अराउजल बढ़ जाते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में, है ना। जब आप किसी चीज से डरे हो फ्लाइट कंडीशन में, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में, तो कभी नींद थोड़ी आ जाएगी, अराउज्ड रहेंगे हम। डोपामिन जो है इसमें एपिनेफ्रिन, हमारा नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन, इन तीनों का आना चाहिए। डोपामिन जनरलाइज्ड वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, नोरेपिनेफ्रिन का ही फंक्शन। बीटा 1 रिसेप्टर से आइनोट्रोपिक और एसबीपी बढ़ाता है। किडनी में वेजोडाइलेशन बढ़ाता है, ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, तो नाइट्रीयूरेसिस कराता है ये हमारा डोपामिन। लास्ट के 1-2 टॉपिक रह गए हैं, फटाफट से देख लेते हैं। पैनक्रियाज जो हमने नहीं देखा, एक्सोक्राइन पार्ट नहीं करेंगे, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है जीआईटी में। एंडोक्राइन करना है हमें यहाँ पे, जो इंसुलिन और ग्लूकागोन दो का पता होना चाहिए। 4 टाइप के इसमें सेल होते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन और डी सेल सोमैटोस्टैटिन और एफ सेल पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। सोमैटोस्टैटिन सबको इनहिबिट कर रहा होता है, इंसुलिन ग्लूकागोन को इनहिबिट कर रहा होता है, ग्लूकागोन इंसुलिन को स्टिमुलेट कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें बनता है इंसुलिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंथेसाइज कैसे होता है इंसुलिन? इंसुलिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड है हैविंग 2 पेप्टाइड चेन जॉइंड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। बीटा सेल इसे बनाते हैं और इंसुलिन जो है रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। बनता कैसे है? ये सिंथेसाइज होता है रफ ईआर ऑफ बीटा सेल। बीटा सेल के रफ ईआर में रिलीज हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ गोल्जी एपरेटस में, वहां से पैकेजिंग हो गई और फिर एक्सोसाइटोसिस हो गया। हमें देखना है कि एक्सोसाइटोसिस जो है इंसुलिन का वो कैसे होता है। अब जब भी ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो यहाँ पे GLUT2 रिसेप्टर है, उनसे ग्लूकोज तो एंटर हो ही जाएगा। अब जैसे ग्लूकोज एंटर होगा अंदर एटीपी बनेंगे। एटीपी सेंसिटिव यहाँ पे एक पोटेशियम चैनल है, जब भी एटीपी बढ़ेंगे ये इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेशियम इनहिबिट का क्या मतलब है? अंदर पोटेशियम रह गया, बाहर गया ही नहीं। अंदर पोटेशियम रह गया मतलब अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई। अब वोल्टेज गेटेड यहाँ पे कैल्शियम चैनल बैठे हैं, जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी वो चैनल ओपन हो जाएंगे। अब ओपन होने की वजह से बन जाएगी डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब कैल्शियम चैनल है ये कैल्शियम, जैसे कैल्शियम अंदर आएगा ये वेसिकल जो है वो एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी और ये हो गया हमारा इंसुलिन सिक्रेट। ठीक है, इसी चीज का सेम तरीके से आपके पास नोट्स तो है ही, तो आप इस तरीके से सेम तरीके से फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। अब जब एक्सोसाइटोसिस हो गया तो ये क्या करेगा? ये अपना एक्शन दिखाएगा, रिसेप्टर्स पे, इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा, जो कि क्या होते हैं 4 यूनिट होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा बाहर की तरफ होती है और अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन होती है बीटा। ठीक है, इंसुलिन बाइंड करता है अल्फा सब यूनिट के ऊपर। ओके, अब जब ये इस पे एक्ट करेगा तो ये स्टिमुलेट कर देगा एक एंजाइम को जिसे बोलते हैं टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज क्या करेगा? फॉस्फोरिलेशन बढ़ा देगा बहुत सारे जगह पे। अब उससे क्या होगा? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी, लिपिड मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और साथ में हमारे ये जो है ये GLUT4 वेसिकल में कन्वर्ट हो रखे हैं बहुत सारे GLUT4 चैनल। अब जब भी ये टायरोसिन काइनेज एक्टिव होगा तो ये इसको वेसिकल्स की तरफ भेज देगा, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ GLUT4 चैनल्स। अब जैसे ही GLUT4 मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा बढ़ गए वो सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देंगे। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इंसुलिन का, कि इंसुलिन सेल्स के ऊपर एक्ट करके सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक कैसे बढ़ाता है। अब अंदर सेल के चला गया ग्लूकोज तो बाहर अपने आप ही कम हो जाएगा। सो इंसुलिन का वही फंक्शन है। तो फटाफट से देख लेते हैं इंसुलिन का फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट में क्या करेगा? ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा देगा और सीरम ग्लूकोज जो है वो कम कर देगा। लीवर में ग्लूकोज अपटेक बढ़ा के हिपेटोसाइट्स में ग्लाइकोजन बना देगा।
इनहिबिट करेगा ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज नहीं बनना चाहिए क्योंकि वही तो उसे डिक्रीज करना है ना। और लिपिड्स में जो है वो एनाबोलिक भी होता है, ठीक है, और इट इनहिबिट लाइपेज, लाइपेज को इनहिबिट करता है तो एनाबोलिक भी है। डिक्रीज इंसुलिन क्या होता है, फ्री फैटी एसिड बढ़ जाते हैं, तो फैट्स के लिए एनाबोलिक है। ये ग्लूकोज से बेसिकली फैट सिंथेसिस बढ़ाता है ताकि ग्लूकोज को कम कर सके, है ना, वही तो करना है ना इसे। तो उससे रिलेट करके आप फंक्शन लिखो। इंसुलिन जो है वो स्टिमुलेट भी करता है बट साथ में लाइपोप्रोटीन लाइपेज को ऑन एंडोथेलियम, फास्टिंग में ये इनहिबिट भी हो जाता है। इससे होगा क्या, ट्राइग्लिसराइड वीएलडीएल बढ़ेंगे और फ्री फैटी एसिड बढ़ेगा। तो इधर ये एनाबोलिक भी है और लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंडोथेलियम पे कैटाबोलिक भी है। अब लीवर में जो है लिपिड का सिंथेसिस बढ़ा रहा है, कीटोजेनेसिस कम है ये, ठीक है। जब इंसुलिन कम हो जाता है डायबिटीज में तो कीटोजेनेसिस बढ़ जाता है, कीटोन बॉडीज बनना, है ना, वही है यहाँ पे। प्रोटीन जो है उसके लिए एनाबोलिक है ये, क्योंकि ग्लूकोज अल्टीमेटली उसे कम करना है तो वो प्रोटीन भी बनाएगा, उससे अमाइनो एसिड अपटेक बढ़ा देगा, है ना, रिलीज कम कर देगा, ग्रोथ के लिए यानी अच्छा होता है ये। इट इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये ग्लूकोज नहीं बनने देगा, ठीक है। पोटेशियम लेवल को इंसुलिन जो है वो डिक्रीज करता है पोटेशियम लेवल को बाय इनहिबिटिंग पोटेशियम इफ्लक्स, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स सोडियम पोटेशियम एटीपीज, मींस इट इंक्रीज द पोटेशियम इनफ्लक्स इनसाइड द सेल। इंसुलिन इज गिवन इन रीनल फेलियर, जब हाइपरकैलेमिया हो जाता है तो ये कम करने में हेल्प करता है। अच्छा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से एडीएच और पीवी